छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है, तो वही कांग्रेस 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। प्रदेश में पहली बार बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। इससे पहले 2003 में बीजेपी के खाते में 50 सीट थी, जबकि 2008 में 50, 2013 में 49, 2018 में 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बम्पर जीत से जहां एक और पूरी बीजेपी उत्साहित है, तो वही कई बड़ी चुनौतियां भी उसके सामने हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस बार चुनाव में जीतकर विधानसभा में वापसी किए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते। सब प्रसन्न है, सब आनंद है, सबको लड्डू खिला रहा हूँ और सबको कहा है कि जाके जनता को धन्यवाद दो अपने अपने क्षेत्र। ये बात ये केंद्र तय करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, वहाँ से ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर की तारीख के अनुसार ये बैठक होगी। ये तय है कि आप में से अभी हमने कोई नाम तय नहीं किया, इंतजार करिए। ये जनता को धन्यवाद है कि उसने हमारा मोदी जी की गारंटी में भरोसा किया। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में अब मंथन का दौर जारी है। 2018 में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस आश्वस्त थी कि इस बार एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जनता के जनादेश ने कांग्रेस को विपक्ष में ला दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए, तो वहीं अब इस हार की समीक्षा भी की जा रही है। कांग्रेस के सामने भी अब लोकसभा चुनाव और आगे पार्टी की ताकत बनाए रखने की चुनौती है। राज्यपाल महोदय की शाम से व्यस्तताएं थी, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, इस कारण से मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। अब देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। चुनावी जीत के बाद बीजेपी में नई सरकार को लेकर चर्चाएं तेज होती नजर आएगी। सीएम चेहरे को लेकर भी कई नामों को लेकर चर्चा है। इसके साथ ही कांग्रेस अब हार पर मंथन कर रही है। देखना होगा कि आखिर अब छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा और कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा किसके सिर फूटता है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिगो आवर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रश्रुता शर्मा। बड़ी जीत, बड़ी चुनौती किस लिए, ये भी आगे आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। बड़ी बहुमत के साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में काबिज हो चुकी है। 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत मिली है, जिसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को मात देकर बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी के लिए कई बड़ी चुनौती भी सामने है। वो इसलिए क्योंकि सीएम फेस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गुहार के पॉइंट्स क्या है वो जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नया सीएम चुनना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ में किसे मिलेगा बीजेपी की बम्पर जीत का इनाम। करारी हार के बाद कैसे उबर पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस में किसके सिर आएगी हार की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में जो मतगणना के बाद तस्वीरें देखी, भारी बहुमत और बम्पर जीत यहां पर बीजेपी के खाते में आई है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की नहीं थी। लेकिन जो तस्वीरें अब हमारे सामने है उसके बाद, क्योंकि पूरा विधानसभा का चुनाव मोदी के फेस पर लड़ा गया, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, लेकिन अब चूंकि जीतकर सत्ता में आ गए हैं, तो सत्ता के उस सिंहासन पर कौन बैठेगा, जो जीत मिली है उसका श्रेय किसको मिलेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। और बीजेपी से हमारे साथ तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और तो तौकीर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी मैं। जिस तरह जो तस्वीरें हमारे सामने, बम्पर जीत आपने हासिल की है छत्तीसगढ़ में, जो सीटें आपको मिली है, उसके बाद अब ये जो जीत का इनाम है, बम्पर जीत का जो इनाम है, वो किसे मिलेगा।
सबसे पहले तो मैं जो हमको जनाधार मिला है, हम प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करते हैं। और जो जनाधार मिला है उस पे खास तौर पे विकास की बात पे मिला है। हम जो विकास करने की बात करते हैं हम विकास करके दिखाएंगे। और जो रही बात आपने बोला कि जीत का जो आपने क्या प्रश्न किया था, थोड़ा सा आखिरी लाइन। इस बम्पर जीत का इनाम बीजेपी प्रदेश में किसको देगी? मतलब सीधा सवाल है कि सीएम फेस कौन? देखिए, सीएम फेस तो हमने बताया था, माननीय मोदी जी ने इस बात को बोला था, पहले भी कहा था, फिर से वही कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा सीएम फेस जो था वो कमल निशान होता है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ अभी संसदीय दल का जो नेता चुना जाएगा, विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, उसे ही सीएम फेस ही डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी हमारा जो है बैठक हमारी जो डिक्लेयर नहीं हुई है, शायद कल या परसों में बैठेंगे और तब हमारा जो भी सीएम का फेस होगा, जो भी होगा आपके सामने, जो इन्हीं में से जो हम 54 जीत के आए इन्हीं में से होगा, कोई अलग से कोई फेस नजर नहीं आएगा। और बहुत अच्छा जो भी चेहरा देंगे, और वो जो भारतीय जनता पार्टी अपना जो चेहरा देने जा रही है वो भी आपको बहुत अच्छा चेहरा देगी। अब कोई भी हो सकता है, अपन किसी 54 में से कोई किसी के बारे में पर्टिकुलर बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि नेता चुनना विधायकों का काम है, और वो चुनेगा और वो डिक्लेयर भी होगा। ठीक है, आपने बोला कि जल्द ही सामने होगा, एक बैठक ली जाएगी। बैठक में क्या रणनीति बनेगी ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह चुनाव हमने देखा वो मोदी के फेस पर लड़ा गया, मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव लड़ा गया। चूंकि विधानसभा का चुनाव था ये, उसमें मोदी का फेस आपने सामने रखा, तो क्या रणनीति रहेगी? अब सीएम अगर बनाया जाएगा तो कैसे लोगों को साधा जाएगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है, 2024 भी सामने है। बिल्कुल, जो मोदी की गारंटी का हमने वादा किया है, मोदी जी ने खुद बोला इस बात को, तो हमको उसको पूरा अच्छा सा पालन करेंगे और जो भी जनता के साथ हमने वादा किया उसको पूरा निभाएंगे। और इस बार जो है दृढ़ संकल्पित हैं। और इवन हम लोगों ने पिछली बार जो वादा हम नहीं निभा पाया था, हम उस पर भी संकल्प हमने लिया है कि हमने पिछली बार जो 2 साल का बोनस के किसी कारण से हमारी सरकार नहीं दे पाई थी, हमने इसको एक्सेप्ट किया था और फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, हम इसको देने जा रहे हैं। चले ठीक और है। जो भी हमने विकास की बयार बहाई थी 15 वर्ष में, वही विकास से उससे ज्यादा विकास हम करके दिखाएंगे। चले ठीक है। सत्य प्रकाश जी, आपसे सवाल की देखिए, अब जरूरी है आंकलन करना, कहाँ कमी रह गई है, आखिर भूपेश का भरोसा क्यों नहीं चला छत्तीसगढ़ में इस बार? देखिए प्रीशिता जी, सबसे पहले तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ जनता का धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ जो हमको उन्होंने जनादेश दिया है, और तौकीर रजा भाई और पूरी भाजपा को बधाई देता हूँ। देखिए, आप एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी भी भूपेश का भरोसा ही कायम रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए, मोदी गारंटी अगर चलती तो मोदी की गारंटी चलती तो 2018 में मोदी जी थे, 2014 में भी थे, तो 14 पे गए थे। तो आज भी हमारी स्थिति वो 14 वाले नहीं है। हम विपक्ष में 3 बार भी थे, तब भी यही हाल रहता था हमारा 34-35 के आसपास, और वही अभी भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे तरफ से ये कमी हो सकती है कि जनता तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाने में हम मतलब सफल नहीं रहे होंगे, ये हो सकता। तो उसी की समीक्षा करेंगे, बैठक होगी। देखिए, अभी मैं बोलूंगा, हमारा जो 2018 में जो वोट प्रतिशत था उससे और अभी की मैं तुलना करूं तो मात्र 0.36% की कमी आई है। मतलब अगर आप ऐसा बोलते कि एंटी इनकम्बेंसी है या मोदी की लहर यहाँ चल गई है, तो 0.36% कमी नहीं आती, पहली बात। और सबसे बड़ी बात है कि 10 सीटें ऐसी है जहां पे मात्र 1% का अंतर आया भाजपा और कांग्रेस में। तो ये दिखता है कि भूपेश पे भरोसा तो था ही, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता तक उस मैसेज जाने में हम सफल नहीं रहे होंगे, जिसकी समीक्षा करेंगे। और देखिए, आपको मालूम होगा 4-5 सीटें तो ऐसी जहां 19 और हमारे सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री जो थे वो 194 माफ कीजिए सिर्फ 94 वोटों से और 255 वोटों से 300 वोट, तो ऐसे अंतरों से भी हारे। तो इसलिए देखिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समीक्षा की जाएगी। हम कहीं ना कहीं, अभी मैं बहुत हृदय से स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं मैसेज हम जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और मैं फिर से छत्तीसगढ़ जनता को यह आश्वस्त करता हूँ कि विपक्ष के नाते हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, और जो पक्ष में है बीजेपी, उनको याद दिलाते रहेंगे कि आपको जनता के लिए क्या क्या आपने घोषणाएं की थी, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो विपक्ष के जो हमको करना, वो 5 साल बहुत ही अच्छे सकारात्मक तरीके से हम विपक्ष में बैठेंगे और काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह तौकीर जी ने कहा कि पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा गया और श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं वो लोग, जो स्थिति कांग्रेस की बन गई अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो 35 पर सिमट कर रह गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, ये तो है ना, पूरी भाजपा के लोग रहते हैं कि अगर मीठा मीठा गुड़ है तो मोदी जी का, कड़वा है तो पूरी भाजपा।
कर्नाटक का क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी के नाम पे वहां लड़ा था? 2018 में भी तो थी, जैसे मैंने बोला 2014 में मोदी जी थे, उस समय तो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय क्यों नहीं बोलते कि वो जो हमारी करारी हार थी 15 की, मोदी जी की वजह से हुई थी? तो ये तो इनका जो होता है दोहरी नीति है। और मैं अपनी बात करूं, मेरी पार्टी की बात करूं, तो वो जैसे मैंने बोला समीक्षा होगी, क्या कारण थे वो सबके सामने आएंगे, क्यों हुआ, अभी आने अब कुछ समय में लोकसभा का चुनाव है, तो इसी हिसाब से पार्टी आगे रणनीति तय करेगी, आगे काम करेगी, तो समीक्षा होगी, तो सब चीजें अब मीडिया में भी आएगी। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 3-4 दिन में सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, ताकिर जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है, ये बात कर रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, ठीक है, समीक्षा इनका करना चाहिए और अच्छी बात है, हर पार्टी अपनी समीक्षा करती है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी थी तो कर्नाटक सिर्फ कर्नाटक की बात पे ये बड़ा उछलने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वहां का मुद्दा दूसरा था, वहां परिवर्तन हर 5 वर्ष में जैसे होता है वैसा ही हुआ है, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी आ जाइएगा अगले चुनाव में, फिर बोल देता हूँ, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर परचम लहराएगी। ये कोई बहुत बड़ा उसमें कोई बात नहीं कर पाए या बहुत कमाल नहीं कर पाए। हिमाचल, दूसरी बात, आपने जो अभी सुन लीजिए पहले, अब आपने जो बोला कि हमने जो जनता के बीच में हमने जो योजना पहुंचाई, पता नहीं क्या कहा। अरे भाई साहब, आपने जनता को क्या दिया? जनता यही तो पूछती है, जनता को आपने कुछ नहीं दिया। आपने देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी, मैं भी शांत था, तो अपनी बात आपने रखी, मैं भी अपनी बात रखने, लड़ना तो भी आराम से लड़ते रहेंगे, पहले अपनी अपनी बातें रख लें। तो ऐसा है कि जनता के बीच में इन्होंने कुछ दिया ही, जनता के बीच में इन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी, घोषणा पत्र के पहले कई सारी बातें पहुंचा रहे थे, लोग ये सोचने लगे कि अरे भाई ये तो घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं, घोषणा पत्र में क्या देंगे, और वाकई वही हुआ भी, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत कुछ दिया नहीं। लेकिन हमने जब घोषणा पत्र लाया तो हमने जो घोषणा पत्र दिया उसका असर तुरंत उसी दिन से दिखना शुरू हो गया था, और उसके कारण से हमको जनता ने सर आंखों पड़ा। इन्होंने जनता तो इनके साथ ठगा हुआ महसूस करी थी 2018 में, जो इन्होंने वादा किया एक भी पूरा नहीं किया, उसी कारण से अपने आपको ठगा महसूस करी थी। इनको तो उसी दिन समझ जाना था। लेकिन ये तो ऐसा है कि ग्राउंड स्तर पे जाना ही नहीं चाहते थे, योजना बनाए लेकिन योजना पहुंचाए नहीं, योजना सिर्फ कागजों में दिखती रही, प्रचारों में दिखती रही, प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन जनता के बीच में जाकर कभी यह जानने की कोशिश नहीं करी, था लेने की कोशिश नहीं करी भाई आपको उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता बताते थे बस उसी को मान लिया, बाकी चीज कुछ मानने की कोशिश नहीं करी। चलिए ठीक है, जनता ने दिखाया, सबक ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। आपको उस दिन भी दिखा जब हमारा घोषणा पत्र आ गया, इनका भी घोषणा पत्र आ गया, उसके कुछ दिनों बाद जब ये दिवाली के दिन माननीय भूपेश बघेल जी घबरा कर 15,000 की घोषणा करते हैं जब महिलाओं के लिए, तब भी महिलाओं ने उस बात को नहीं माना। आप इस अंदाज लगाइए, बड़ा वादा करते हैं। चलिए ठीक है, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, मैं आपके पास आऊंगी। लखन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है ताकिर जी, आऊंगे आपके पास। लखन जी, जिस तरह की तस्वीरें कई बार हमने चर्चा की है, आंकलन किया था कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो सकती है, बीजेपी को अच्छी सीटें मिल सकती है, लेकिन एग्जिट पोल भी हमारे सामने आया, लेकिन जो परिणाम आए वो बिल्कुल इतर थे। अच्छी खासी जीत, इतनी सीटें जो पहले नहीं मिली बीजेपी को छत्तीसगढ़ में, वो इस बार के चुनाव में मिली। बिल्कुल, देखिए भाजपा के लोग भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं किए थे, और ये वाकई में एक अद्भुत है, अप्रत्याशित है और अविश्वसनीय जीत है भाजपा के लिए। और मैं तो कहता हूं कि ये भाजपा की जीत से अधिक कांग्रेस की हार है। जिस तरह से डिप्टी सीएम और कांग्रेस के अध्यक्ष सहित 9 मंत्री, कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री की जिस तरह से हार हुई है, ये बताती है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति आखिर क्यों निर्मित हुई। और इसकी साफ वजह अब पता चल रही है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की जो है खटपट थी, अंतरकलह था, जो द्वंद्व था, जो गुटबाजी थी, वही मुख्य वजह है। अन्यथा आप देखिए, सरगुजा में 14 की 14 सीट पिछले बार कांग्रेस ने जीता था, इस बार 14 की 14 सीट हार गए। तो बस्तर हो या सरगुजा हो, आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी जो है पकड़ कमजोर जो है की है, ध्यान नहीं दिया है, या डिलीवरी में कहीं पर कमी हुई है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में या जो है किसानों के बीच में उतनी ज्यादा अलोकप्रियता नहीं रही है। शहरी क्षेत्र में एक तो बुरी तरह हार हुई है भाजपा की, और ये इसका अंदाजा पहले से था कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं और नगर निगमों की जो कार्य प्रणाली थी, जो कामकाज करने का जो तरीका था इनका, उससे जनता नाराज थी। सड़कों की स्थिति बेहद खराब थी, धूल, सफाई, प्रदूषण, ये सब कोई काम नहीं हो रहे थे, तो जनता बेहद परेशान थी। तो ये लग रहा था
कि ग्रामीण क्षेत्र में तो सरकार के कामकाज की डिलीवरी अच्छी हुई है, किसानों तक इनकी पहुंच हुई है, कर्जा माफी, धान खरीदी, ये सब काम आया है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है कांग्रेस की स्थिति खराब थी, ये पहले से तय था। लेकिन आदिवासी बेल्ट में जो कांग्रेस की हार हुई है वो अप्रत्याशित हार है, और इसके लिए कांग्रेस का जो संगठन है वो जिम्मेदार है, जिसको लेकिन जिस तरह कैंपेनिंग अगर हम देखें या भूपेश बघेल की बात करें या कांग्रेस की देखें तो पूरा चुनाव भूपेश है तो भरोसा है के नारे पर लड़ा गया। और जिस तरह आप बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन को साधने की, और वही अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं की, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, और जो कहा जाता है गरीब कल्याण की बात जो बीजेपी करती है वो यहां पर काम किया। बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का लगातार संपर्क था। पिछले 5 साल तक बस्तर और सरगुजा को साधने में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दर्जनों केंद्रीय मंत्री और जो है भाजपा के अध्यक्ष लगातार जो है आते रहे सरगुजा में, बस्तर में, और बस्तर और सरगुजा में काम करते रहे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि भूपेश के भरोसे के दम पर चुपचाप बैठ गए और 75 पार का नारा लगाकर ये समझ गए कि अब जो है हम सत्ता में दोबारा वापसी कर रहे हैं। लेकिन संगठन में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक तो गुटबाजी पर ध्यान नहीं दिया, और यही वजह है कि कांग्रेस की इस कदर हार हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी। और भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाजपा के लोग खुद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे, या कोई भी नहीं कर रहा था। बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगे। जिस तरह लखन जी ने 2-3 फैक्टर्स बताए, एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, सत्ता विरोधी लहर हमने देखी नहीं, आदिवासी बेल्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन को साधने की कवायद हो, या किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साधने की कवायद हो, कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई? देखिए पिशिता जी, सबसे पहले तो आपको मैं बात बोलूं, जो तौकीर रजा भाई बोल रहे थे कि योजनाएं को इन्होंने सिर्फ कागजों पर लागू किया, जमीनी स्तर पे गए नहीं। 15 साल में कभी 400 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई थी नीति आयोग ने दी होगी कि गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, मगर नीति आयोग अभी केंद्र सरकार में कौन है वो सबके सामने है। तो रिपोर्ट आई 45 लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी भूपेश बघेल सरकार थी, तो ये हमने किया। 65 उन्होंने खरीदी, हमने किए। अब आदिवासी की बात करी, जमीन हड़प की थी, हमने वापस दिए। तो जैसे मैंने बोला, काम हमने किया है, जनता की सेवा जितना हम कर सकते थे वो हमने किया है, मगर कहाँ कमी रही है, क्यों कमी रह गई है, क्यों हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, सत्ता के लक्ष्य तक। वो ये स्थिति है। अरे भाई साहब, हमने जो कार्य किया उसमें तो आपने हर जगह आदिवासी का नाम, आदिवासियों के हित के लिए हमने जितना काम करना उतना 15 साल नहीं किया होगा। आदिवासियों के इन्होंने 300 स्कूल बंद किए थे, हमने वहाँ पे सड़कें बना दी, आपके पास आऊंगी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, ठीक है, सुन लीजिए। हमने कम हुए, अमित शाह जी बोल के जाते हैं 300 स्कूल ये बंद कर देते, हम स्कूल खोलते हैं, क्लीन खोल के देते, सड़कें बना के देते, पैसे बड़ा झटका नहीं मानेंगे आप। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे जैसे कई दिग्गज इस चुनाव में मात खाए हैं, कई दिग्गज कांग्रेस के, तो ये झटका नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए भाई, देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव हारे हैं तो उसमें चाहे दिग्गज हो चाहे कोई जो आम विधायक भी रहा हो, तो चुनाव हारना मतलब हारना है। इनके 2018 में इनके भी कितने बड़े बड़े कद्दावर मंत्री लोग इनके हारे थे, वो याद होगा तौकीर रजा भाई को। तो इसलिए वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो समीक्षा होगी, क्यों हारे, किस लिए हारे, वो सब चीज समीक्षा होगी तो सब चीजें सामने आ जाएगी, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्यों हारे। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, काम हमने किया है, हमने जितना काम किया 15 साल उतना नहीं किया होगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने खुद ने बोला एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने काम किया है, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं था, मगर क्यों नहीं वहां तक पहुंच पाए हम, ये एक विषय है और उस पर समीक्षा करेंगे तो चीजें सामने आएंगी। आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, सब चीजें सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है, तौकीर जी। देखिए ऐसा है कि अब सिर्फ अपनी बातों को सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोलने से कुछ नहीं होता। आज हार गए हैं तो भी अपनी बोलते ना, रस्सी जल गई लेकिन उसके बल नहीं गया, वही वाली स्थिति बना के रखें। भाई साहब आपने नहीं पहुंचाया। अभी भाई साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी महोदय भी बोल रहे थे, वाकई में आपने देखिए रोड की बात करें, मैं पिछले चैनल में बोला, आप तो उस बात को माने, आप नहीं मानने को तैयार थे। मैं सुदूर बस्तर के क्षेत्रों में दौरा करके आया, चुनाव के टाइम में दौरा करके आया, सरगुजा भी गया, तो मैंने देखा कि जो रोड 2018 में बनी थी, 18 के पहले बनी थी, उसके बाद आपने बनाने की कोशिश नहीं करी, इवन पेंच वर्क तक बनाने की कोशिश किया। तो जनता तो वहां नाराज बैठी थी और पूछा फिर ये कब बनी है? बोले 2018 में भाजपा शासन जो बनी उसके बाद नहीं बने। क्यों नहीं बना है? तो इन्होंने काम ही नहीं किया है और ये बात करते हैं कि बनाया। स्कूल बंद करने की बात करते हैं। भाई साहब नक्सल प्रभावित गांव में जहां पर स्कूल बंद हुआ, जहां नक्सली घटना हुई, आप लोगों ने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। देखिए जो आपने देखा होगा
कि जब सलवा जुडुम वाला मामला था महेंद्र कर्मा जी कांड, तो कई गांवों को एक जगह लाकर बैठाया गया। सिर्फ सलवा जुडुम की स्कीम किसकी थी? सलवा जुडुम आपने चालू किया था महेंद्र कर्मा के थ्रू। तो महेंद्र कर्मा जी को सपोर्ट देने के लिए वहां के कई स्कूल उसके कारण से गांव के गांव छोड़ने पड़े, तो स्कूल ही बंद करने पड़ गए थे। तो स्कूल हमने बंद नहीं किया, हमने तो जितने स्कूल बढ़ाए हैं लगभग अगर आप बात करें 2003 से अगर देखेंगे तो स्कूलों की संख्या 9,660 थी, 2018 में बढ़कर 22,725 थी। आप क्या बात करते हैं, बोलते बढ़ाए? अरे भाई साहब 2003 के पहले जाकर देखिए 9,000 की संख्या थी और 2018 तक हम जब बढ़ाए 22,000 से ऊपर बढ़ा दिए। आपने करे क्या 5 साल में जो बढ़ा दिए बात कर रहे हैं? उसके अलावा भी हम अगर स्कूलों की संख्या की बात करें 13,065 नए स्कूलों के माध्यम से हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में IIT और एम्स में दाखिले के लिए प्रशिक्षित भी किया बच्चों को। और आप बात करते हैं हमने किया, अरे भाई साहब आपने सिर्फ कागजों में किया, फिर से बोल रहा हूं हमने ग्राउंड लेवल किया है और उसका रिजल्ट दिखता भी। और आज भी उसके बाकायदा वहां बोलते ना, एक खंडर बता रही कि इमारत बुलंद थी, वही स्थिति है कि वहां जो जर्जर अगर रोडें हो गई हैं, तो आज के राज्य में भी हमने चमचमाती रोडें बनाई थी, दूर जंगलों तक पहुंचाया था विकास का मॉडल, लेकिन आपने उसको वापस जो है बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। ठीक है सत्य प्रकाश जी से इस पर कमेंट। जनता बैठी है, जनता जनार्दन है, सत्य प्रकाश जो है आदेश आ चुका है, इसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर आप क्या होगा। ठीक है, तो अभी नजर रुक जाइए। अमित शाह जी खुद बोलते थे कि भाई एनएसटी हमने कम हो गए, तो स्कूलों की बात कर रहे हैं ना। अरे भाई हमने एम्स की ये बात, मेडिकल कॉलेज की बात कर, 15 साल में मात्र 4 मेडिकल कॉलेज दिए हमने, 6 मेडिकल कॉलेज दिए और 2 प्राइवेट दिए और 4 प्रस्तावित है। हो सकता है एक मेडिकल कॉलेज और बता देता हूँ इतिहास में 2016 में इन्होंने पास किया अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जो 2 साल तक नो एडमिशन ईयर निकलता रहा और एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। सरकार हमारी बनती है, उसकी बिल्डिंग बनाते हैं, उसको पास करते हैं, 2021 में उसमें एडमिशन होता है, इसने करके दिखाया है। ये देखिए बात वही है कि हमने काम किया है, मगर बहुत हृदय से मैं स्वीकार करता हूँ जनता जो जनादेश दिया है, मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करता हूँ, मगर उसके क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, जादुई आंकड़े तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी समीक्षा होगी, बैठक होगी, उसमें विचार करेंगे। ये एक अलग बात है कि भाई वहां तक क्यों नहीं पहुंचे, मगर काम जितना होना चाहिए था वो हुआ है। अगर ये बात करें तो ये विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने, लेकिन फिर अब लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने है। सत्य प्रकाश जी आपसे सवाल है मेरा कि कैसे कांग्रेस उबर पाएगी इस हार से और आगे क्या रणनीति पर? ठीक है तौकीर रजा जी, ठीक है रुक जाए। सत्य प्रकाश जी आगे लोकसभा चुनाव है, कैसे इसे उबर पाएंगे? आपका सवाल सुन लिया हूँ। देखिए पिछले जी हम लोग कांग्रेसी एक योद्धा के तौर पे फिर से वापस आएंगे। हम योद्धा वैसे हार मानने वाले नहीं है कि इन लोग 2018 के बाद इनकी जो हार हुई थी ये कहाँ दिख रहा था बताइए, और हम आपको अभी से दिखेंगे, इनके जैसे सोए नहीं नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट जाता थी। लोकसभा चुनाव के 6 महीने 4 महीने अभी लोकसभा चुनाव में, तब तक हम एक योद्धा के जैसे मैं बोला ना लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की मुद्दे अलग है, क्योंकि जनता वहां पे इनसे वो पूछ रही है कि 100 दिन में महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हो गया, 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा, पेट्रोल अब 30-35 में देते वो क्या हो गया, वो सवाल अलग है। वो जनता उनसे खुद पूछेगी केंद्र सरकार से जो लोकसभा के चुनाव के मध्य है, तो इसलिए वो मुद्दे अलग होंगे, उसमें जनता इनसे सवाल करेगी। और जनता जब सवाल करती है इसलिए तो इधर तो घुमाते हैं, ये राम रहीम पे जो घुमाते हैं इसीलिए उसी समय घुमाते हैं जब जनता इन्हें सवाल करती है। चलिए ठीक है, लखन जी के पास आऊंगी मैं। लखन जी जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, ठीक है को नकारने वाले आप थे। ठीक है, समय की कमी है, कमेंट में लखन जी से भी, लखन जी के पास आऊंगी। ठीक है रुक जाइए आप दोनों रुक जाइए। लखन जी जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, मोदी की गारंटी पर, मोदी के फेस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक सामूहिक नेतृत्व वहां पर नजर आया था छत्तीसगढ़ में। केंद्र के तमाम दिग्गज बीजेपी के चुनावी रण में थे, लेकिन वही कांग्रेस देखे तो सिर्फ एक नारा, भूपेश है तो भरोसा है। राहुल गांधी ने सभा की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, प्रियंका गांधी ने की, लेकिन नारा भूपेश है तो भरोसा है। जिस तरह का रमन सिंह ने अभी बयान दिया है या नतीजे आने के बाद कि ये जो हार है वो इसलिए हुई है क्योंकि जो सिर्फ एक चेहरा था वो सामने था। विरोधाभास हो सकता है आगे इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस जो है भूपेश के भरोसे पर ही पूरी 5 साल टिकी रही और अंतिम समय में भी संगठन उतना सक्रिय नहीं हुआ। दीपक बैज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, संगठन जमीन पर कहीं नहीं दिखा था, जबकि इसके उलट जो है ये देखा गया कि भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व के जरिए पूरी ताकत झोंक दी और भाजपा का जो संगठन है केवल उसकी ये जीत है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, सारे मंदिरों में साधु संतों ने, सब ने घर घर जाकर जिस तरह से भाजपा के पक्ष में प्रचार किया, लोगों को जो है कन्विंस कराया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही और भाजपा की जीत
का ये जो है श्रेय है भाजपा के संगठन को जाता है, सामूहिक नेतृत्व को जाता है। जबकि कांग्रेस का संगठन केवल भूपेश के भरोसे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, ठीक है, सब मानते हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में बहुत काम किया, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए कर्ज माफी किया, धान खरीदी की, अर्थव्यवस्था को सुधारा, लेकिन संगठन जमीन पर कहीं नहीं दिखा कांग्रेस का। यही वजह है कि कांग्रेस को इस तरह की स्थिति का जो है सामना करना पड़ रहा है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें हैं कि बड़ी जीत तो बीजेपी की है, लेकिन बड़ी चुनौती है क्योंकि सीएम फेस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कहा जा रहा है कि बैठक होगी विधायक दल की, उसके बाद सामूहिक तौर पर निर्णय लिया जाएगा, जो पसंद बनेगा सबकी उसी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस को जो ये हार मिली है, पूरा चुनाव तो भूपेश है, भरोसा है, पर लड़ा गया, लेकिन ये जो हार मिली है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी भी समीक्षा होगी। तो फिलहाल के लिए एनडी गुहार में इतना ही। आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।